जिसकी वजह से यहाँ इतना पानी भर गया, उससे बेसमेंट में बहुत बड़ी घटना हो गई। हाँ, ये जो घटना हुई है यहाँ पे तकरीबन 3-4 दिन। ना थके वो कभी, ना कभी पीछे मुड़े, ना कभी हिम्मत हारी। लेकिन वो हार गए उनसे जिन्हें इन छात्रों में देश का भविष्य नहीं बल्कि नोट छापने की मशीन दिखाई दे रही थी। भले ही ये छात्र फीस के लिए पैसे अपने पूर्वजों की जमीन बेचकर, मकान गिरवी रखकर, बैंक से लोन लेकर ही क्यों ना दें, लेकिन गुरुजी की फीस में कोई कमी या देरी नहीं होनी चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अपनी जिंदगी गंवा चुके वो बच्चे हार गए उस माफिया से जो कदम कदम पर उनसे मोल भाव करते थे। राजेंद्र नगर की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यूपीएससी का सपना देख रहे युवाओं से कोचिंग सेंटर्स कैसे डील करते हैं, कैसे कोचिंग सेंटर चलाने वाले सभी नियमों को अनदेखा कर पैसे के लिए छात्रों की सुरक्षा दांव पर लगाते हैं। द पैम्फलेट के जरिए हम कई ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही हम ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे, हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और उन पर लगे थे 100% आईएएस बनाने की गारंटी वाले कोचिंग सेंटर के होर्डिंग्स। किसी पर लिखा था इंस्पायरिंग इनोवेशन, तो किसी पर लिखा था थिंक आईएएस, थिंक दृष्टि। शब्द जितने बड़े, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही डरावनी। उन होर्डिंग्स पर उनकी तस्वीरें भी लगी हैं जिन्हें छात्र अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल मानते हैं। सरकारी अधिकारी बनने का सपना लिए ये छात्र दिन रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके रील्स और वीडियो देखा करते हैं। वैसे सपने यहाँ सड़कों पर भी बिकते देखे हमने। दुकानों में मोटी मोटी किताबें, भर्तियों के लिए फॉर्म और देश के सबसे बड़े और टफेस्ट परीक्षा के लिए नोट्स भी बिकते हैं। बस इन्हें खरीदने के लिए आपकी जेब भरी होनी चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, घर परिवार से दूर होते हुए, इस उम्मीद में कि कल जब यहाँ से निकलेंगे तो गांव जवार के लोग कहेंगे कि फलाना का बेटा, फलाना का पोता सरकारी अधिकारी बन गया है। ये बच्चे घर से कार्टन में पैक कर सिर्फ किताबें और सूटकेस में कपड़े ही नहीं लाते। एक परिवार, पूरे गांव की उम्मीदें, आने वाले कल के कुछ पल भी साथ लाते हैं जो इन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। ये छात्र मेहनत और मुश्किलों से पीछे नहीं भागते, लेकिन कहां कहां से भागे। सिर्फ एक बेसमेंट की घटना हो तो ना, यहाँ तो लाइन से खुलेआम बेसमेंट में सैकड़ों की संख्या में बच्चे भेड़ बकरियों की तरह क्लास करने को मजबूर। हाँ मैम, मतलब हम यहीं आसपास में रहते हैं, तो ये तो निश्चित है कि मतलब पता ही लगेगा। तो हमें जैसे ही पता लगा तो हमें भी मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये तो हो गया, मतलब अब उसको तो अपन जाके बदल नहीं सकते अपन, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार के अब आगे सुनिश्चित करे कि ये जो अभी सील किए गए हैं सारे बेसमेंट, जितनी भी लाइब्रेरी, लेकिन ये कुछ ही मेरे को लग रहा है कि 1 महीने बाद में आप आके वापस देखोगे ये सब ऐसे का ऐसे चलेगा। क्यों? मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी यहीं से अफसर बन के जाते हैं। या शर्म की बात ये है कि पूरा एथिक्स पढ़ के जाते हैं यहाँ से हम, और वो ही करप्ट हो जाते हैं। अब कोई आगे ऐसा कोई दूसरा हादसा न हो। तो ये स्टूडेंट्स हैं, इनका ये कहना है कि जो घटना हुई है, कम से कम उसके बाद भी जो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस तरीके के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं, बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, वो और बच्चे कम से कम उसकी उस स्थिति में ना पहुँचे। आपको लगता है कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली हब है, यहाँ पे बड़े शहर, छोटे शहर से लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, और फिनेंशियली बर्डन, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से आपको हैरेस किया जा रहा है। वैसी स्थिति में बच्चा पढ़ेगा क्या? उसकी स्थिति ये होगी कि उसको जस्टिस के लिए सड़कों पे बैठना पड़ेगा। हाँ जी, यही तो बात है। हमारा भी यही करना है, मानना है कि वहाँ से इतने दूर से हम लोग आते हैं, अपने पेरेंट्स के इतने सारे पैसे खर्च करके। यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिक्योरिटी और सेफ्टी तो प्रोवाइड की जा सकती है। इनको पता होता है कि हर साल पानी, अगर पानी होता है तो बेसमेंट में भी चला जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सेफ्टी मेजर्स कुछ तो रखने चाहिए थे। पिछले साल भी इनके बेसमेंट में पानी गया था, तो इनको पता था, तो फिर कुछ तो ये जो जाने गई है वो नहीं जा सकती थी। मतलब अगर इन्होंने सेफ्टी मेजर कुछ लिया होता तो बचाई जा सकती थी। जैसे यहाँ पर हमारी एथिक्स, हमारे GS4 एथिक्स होता है, यहाँ पर लिखा गया है डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू। मैं कैमरा पर्सन से ये बताऊंगी कि ये जो है, इसको आप जूम इन करके दिखाएं। यहाँ पे जो एथिक्स की आपकी पढ़ाई की आपने बात बोली,
ये आपके कोर्स के? जी, हमारा एथिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें लिखा है डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट बी डन बाय। आपके अगर कल बच्चों, कोई नेता के बच्चों के ऐसा होगा, कोई ऊपर के मतलब किसी भी बच्चों के साथ होता है, कल आपके बच्चों के साथ होगा। आज आप ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, कल हमारे और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, GS4 का एथिक्स पढ़ रहे हैं, बट वेयर इज़ एथिक्स? यहाँ पर कहाँ है एथिक्स? हम स्टूडेंट आज ही हम ये चाह रहे हैं कि हम साइलेंटली प्रोटेस्ट करें, यहाँ पर आके पढ़े, सब स्टूडेंट्स आए यहाँ पर शांति से पढ़े, किसी को कुछ और मतलब नहीं है, साइलेंटली प्रोटेस्ट करना है, चुपचाप आके बैठना है, हमको और कुछ नहीं करना। और सर हमको जो बुक्स लेके आएगा वही स्टूडेंट है और बाकी स्टूडेंट नहीं है। बुक्स लेके आइए, बिकॉज वी आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, और फ्यूचर ब्यूरोक्रेट की हमारी बुक्स ही हमारी पावर है, दैट नॉलेज हमारी पावर है। हमको कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो उन्होंने तक बेसमेंट में रूम्स बना रखे हैं बच्चों के लिए, वहाँ पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा रह सकता है। पानी भर गया या कोई बिजली का दिक्कत आ गया या अगर अर्थक्वेक भी आता है तो यहाँ पर दिल्ली खोखली है एक नंबर की, बिल्कुल। अगर भूकंप आ गया ना तो सब कुछ नीचे दब जाएगा और कितने यूथ यहाँ पर मर जाएंगे, किसी को कोई यहाँ पर नहीं लेगा। समस्याएं सिर्फ इतनी ही नहीं हैं जितनी दिखाई जा रही हैं। राजेंद्र नगर जैसे पॉश इलाके में बिजली के तारों की तरह उलझी इनकी जिंदगी भी इससे कहीं ज्यादा सुलझी हुई है। आप सोचिए, हर रोज इन्हीं नंगी बिजली के तारों के बीच से गुजरकर इन्हें सरकारी अधिकारी का सपना पूरा करने के लिए जाना पड़ता है। 4x4 के कमरे से निकलकर खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हो ना हो, लेकिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा रूम रहेगा, 3 बेड रहेंगे उस पे। ट्रिपल शेयरिंग बेड मिलता है। पीजी ऐसे और पीजी के तो तुम हालत देखोगे ना, पढ़ाई का मन नहीं करता किसी को। अगर कोई सिंगल रूम लेगा कोई भी तो बंदे को उसको क्या रेंट पड़ेगा, 25-30 हज़ार पड़ता है। जिनके पेरेंट्स इतने कम कमाते हैं वो कहाँ से फीस भरेंगे, कहाँ से वो पैसे देंगे उनको? ये देखो तो आप पीजी की और हालत देखो कि कैसी उनकी हालत हो रखी है, आप जाके चेक करो। फिर देखो आप कैसे बच्चों के रिव्यू लेके देखो कि वो कैसे पढ़ पाते हैं, कैसे बाहर से पेरेंट्स अपने पैसे कर करके वहाँ बच्चों को दे पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का है बच्चों का। जो ही वही चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही तो और क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे? एक ही मुद्दा है इनसे कि सिक्योरिटी और सेफ्टी। बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ने आया है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, 28 स्टेट से यहाँ बच्चा पढ़ने आता है। सब बच्चों की, सब माँ बाप की आस है कि एक बच्चा पढ़ के हमारा मेंस क्लियर करे, IAS बने, IPS बने। वही चीज़ ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का कोई कसूर, बच्चों का क्या कसूर है? कसूर किसका माने? तो इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है। उनके माँ बाप कितनी आशाएं लेके बैठे थे, जो अंदर बैठे थे उनमें 2 बच्चों का प्री क्लियर था, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अंदर बैठ के। उनकी क्या गलती? उनके माँ बाप की कितनी आशाएं होंगी? 1% उनका बच्चा कामयाब ना होता वो उसके माँ बाप को चल जाती, बट घर से एक जान जाती है तब सबको भूलने से भी नहीं भुलाई जाएगी, पूरा आजीवन निकल जाएगा उन मतलब माँ बाप। पानी को कभी छोड़ नहीं सकते, पानी के बिना इंसान रह नहीं सकता, और जब जब उनको पानी दिखेगा तब अपने बेटा बेटी दिखेगा। बच्चों का क्या कसूर है? जिन छात्रों की मौत हो गई उनके माता पिता की क्या गलती थी? ये सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत गहरे हैं और एक नहीं कई सारे हैं। लेकिन उन एजुकेशन माफिया का क्या, जो बच्चों के शरीर से खून छोड़कर सब कुछ ले रहे हैं? फीस बन के कि हमारे क्या कॉज रहा, क्या कुछ रहा, हम पूछ रहे हैं। हमारा काम नहीं है, हम बच्चे हैं फिर भी हम पूछ रहे हैं लोगों से क्या हुआ, कैसे हुआ। जो MCD है उनको आके बताना चाहिए सब लोगों को, बाहर की ऐसे हुआ, ये दिक्कत रही, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कुछ एक दिलासा ही दे दे, चाहे काम ना करे, एक्शन ना ले, तो एक दिलासा तो दे बच्चों को। वो सामने ही नहीं आ रही है। यहाँ की काउंसलर है सेली ओब्रॉय के बाहर भी हुआ था धरना, वो उन्होंने भी बाहर आके कोई जवाब नहीं दिया, वो अंदर बैठे रहे। वहाँ बच्चों पे लाठीचार्ज भी हुई है, वहाँ बच्चे आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के, वहाँ पे लाठीचार्ज हो रही है बच्चों लोग, बच्चों के हाथ कट रहे हैं, टी-शर्टें फट रही है, हाथ पे लग रही है, पैरों पे लग रही है। वो 1 हफ्ता तो उनका ठीक होने में चला जाएगा। पढ़ाई तो एजुकेशन का मुद्दा कम होके बिजनेस मॉडल्स का मुद्दा ज़्यादा हो गया है कोचिंग सेंटर्स का, देखा जाए। हाँ मतलब हम जो अब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यहाँ पर जो जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो बहुत ही मतलब मोटिवेट करते हैं ऑनलाइन। तो वो मोटिवेट सब जो रियलिटी तो ये है, जितने भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो वो अभी क्यों नहीं आए? वो सिर्फ एक सोशल मीडिया तक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, वो नीचे ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं आते हैं। बस उनका ये मुद्दा होता है कि हमारे पास बच्चे आ जाएं, मोटिवेट करके हमारे कोचिंग सेंटर्स चल जाएं, हम पैसा बना ले, बात खत्म। जिन छात्रों की मौत हुई है उन्हें वापस कोई नहीं ला सकता। कोचिंग सेंटर वाले एक सादे पन्ने पर कंडोलेंस लिखकर खाना पूर्ति कर चुके हैं। पूरे मामले में कार्रवाई कब तक होगी और कहां तक होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जरा सोचिए उन बच्चों के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, ये शायद ही कोई जान पाए।
उन्होंने दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ने और देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। सवाल ये है कि क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? शायद माँ बाप के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। ऐसा नहीं है जो कुछ राजेंद्र नगर में हुआ, इस तरह की लापरवाही पहले नहीं हुई है। बावजूद इसके आंखों पर पट्टी लगाकर कोचिंग माफिया बच्चों को सरकारी बाबू बनाने के नाम पर लूटे जा रहे हैं। मैं जयपुर से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। एक किसान की जो आय होती है वो सालाना कितनी आय होती है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मान लो। अगर हम, मेरे परिवार में हम 3 बहन भाई हैं, मेरी 2 बहनें, एक मैं भाई। अगर मिनिमम यहाँ अगर मेरे को अगर यूपीएससी की कोचिंग लेनी है, मेरी 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है, ठीक है जी। और फिर मेरे रहने का खर्चा मिनिमम ना चाहते हुए भी ऐसे मतलब जेब में हाथ रख के भी चलोगे जब भी 20,000 रुपये पर मंथ का यहाँ खर्चा आ रहा है। 2 लाख रुपए रहने का खर्चा हो गया जी, 2,40,000 रुपये। एक गरीब परिवार में एक जो पिता है वो एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। देश का अगर इस तरीके से अगर डिवाइडेशन होगा तो कम से कम मुश्किल से 2-4-5% लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे और बाकी बच्चों के मतलब ये इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है कि अमीर का बच्चा ही यूपीएससी की कोचिंग लेगा, गरीब का बच्चा यूपीएससी नहीं पढ़ पाएगा। सही जैसे जब मुखर्जी नगर में जब बच्चे ऊपर से कूद रहे थे वहाँ भी फायर की कोई एनओसी नहीं थी। आग लग गई थी, उसके बाद में बच्चे ऊपर से कूद गए क्योंकि वहाँ निकलने का एग्जिट गेट ही नहीं था। या मैं खुद IIT जैम की मैं पिछले दिनों GTV मुखर्जी नगर में कोचिंग ले रहा था, मुझे याद है मैं बेसमेंट के अंदर 1.5 साल तक कोचिंग में गया और वहाँ कैपेसिटी, जिस क्लासरूम की कैपेसिटी 30 बच्चे बैठने की है ना, उसमें 60 बच्चे बिठा रखे थे। मैं खुद बाहर गैलरी में बैठ के पढ़ता था। इवन की वॉशरूम के नाम पे कुछ नहीं है, मतलब वॉशरूम क्या बोलते हैं उसको, मतलब 2x2 का वॉशरूम है। जो एंट्री गेट था उसका 2 फीट चौड़ा मुश्किल से होगा। 2 फीट में अगर उसमें क्लासरूम में 300 बच्चे वहाँ पढ़ाई करते थे एक साथ बैठ के, 3-4 क्लासरूम थे। अगर भगवान ना चाहे कुछ ऐसी अनहोनी उस टाइम पे हो जाती तो वहाँ 5 मिनट में अगर खाली करने की नौबत आती, मुश्किल से 50 बच्चे बाहर जा पाते, 250 बच्चे वहीं दब के मर जाते। आज भी ये कंडीशन दिल्ली के 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही सेम। ये बच्चे अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करने दिल्ली आए थे, वो दिल्ली जो हर साल देश को हजारों ब्यूरोक्रेट्स देती है। हमें ऐसी ही एक स्टूडेंट प्रीति मिली जो इसी राजेंद्र नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। बातों बातों में उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ मकान मालिक बच्चों पर इस हद तक दबाव डालते हैं कि कुछ बच्चे सुसाइड करने तक को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल बेसमेंट कोचिंग हादसे से कुछ दिन पहले ही 25 साल की एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उसने सुसाइड कर लिया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रीति चौधरी। प्रीति, आप क्या कर रही हैं अभी? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ एंड आई एम फ्रॉम अलीगढ़। सो यहाँ पे मेन सिचुएशन ये है कि पहले तो यहाँ पर रेंट बहुत हाई है, 20 to 35 तक है पर रूम का, और वो जो ओनर्स होते हैं वो सडन इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि इतना पे कहाँ से करेंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर बर्डन है ऑलरेडी। एंड सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे जब बारिश होता है तो बहुत नॉर्मल है कि 4-5 फीट पानी भरना बहुत कैजुअल है, एंड इसका रिपोर्ट्स भी बहुत बार किया गया है एंड एमसीडी को बहुत बार एप्लीकेशंस भी दिए जाते हैं, बट कोई सुनवाई नहीं होता। थर्ड, यहाँ कोचिंग सेंटर्स का भी यही सब, मतलब जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उसमें से 90% सब अंडरग्राउंड हैं उनके कुछ ना कुछ चीज़ें। एंड लाइब्रेरीज़ यहाँ पर 90% सब अंडरग्राउंड हैं। आप जितने भी देखेंगे जहाँ पे भी बोर्ड है वो सब अंडरग्राउंड है, एंड अंडरग्राउंड तो कोई भी कमर्शियल चीज़ अलाउड नहीं है, तो ये लाइब्रेरीज़ कैसे थी। एंड लाइब्रेरीज़ की फ़ीस भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम रहती हो, 3,000 to 4,000 पर स्टूडेंट रहती है। तो इतने में आप इतना गंदा चीज़ें दे रहे हो और स्टूडेंट मर भी जा रहे हैं, तो उसका कोई वैलिड वो नहीं है। अभी 1 वीक एगो एक लड़की मरी थी ड्यू टू द रेंट हाई, और वो पे नहीं कर पाई, उससे कह दिया कि अभी फ्लैट खाली कर दो। एंड गर्ल थी तो इतना डिप्रेशन नहीं झेल पाई और उसका डेथ वहीं सुसाइड की है, वो अपने ही पीजी में, यहीं राजेंद्र नगर में। एंड इलेक्ट्रिक करंट का तो अभी एक और डेथ हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इतना पानी है और ये वायर्स ये वायर जो अभी हम और राजेंद्र नगर ये जो है कहते हैं बहुत पॉश इलाका है, लेकिन राजेंद्र नगर की एक ये भी तस्वीर है जहाँ पे ऐसी तार हैं, अगर एक तार भी टूटा पानी में तो आप सोचिए जितने भी लोग हैं सबके सब वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, सबके सब। और ये बहुत नॉर्मल है, यहाँ पे तार टूटना मतलब बहुत कैजुअल है, थोड़ी सी आंधी आएगी क्योंकि इतना सारा है वो टूट ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इतना, दिल्ली एक कैपिटल है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं, तो सोचिए कि एक कोचिंग हब कहा जाता है, जो छोटे शहर जो होते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश,
केरला, पश्चिम बंगाल, जो भी स्टेट है, लोग एक सपना लेके आते हैं कि हमें एक देश का सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी बनना है। और वैसी हालत में एक तो आप स्टूडेंट से 25,000 35,000 आप इतना रेंट ले रहे हो, वो भी वर्थ नहीं है, क्योंकि ना तो आप शायद रूम में इन करो और इन करते ही रूम खत्म हो जा रहा है। हाँ, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं, कुछ सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं, इवन वहाँ पे विंडो भी नहीं होता है। एक रूम में कम से कम एक लाइट तो रोशनी एक नेचुरल आना चाहिए, वो भी नहीं होता है। अगर रोशनी नेचुरल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 30+ पे करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ें तो साथी छात्रों के लिए न्याय की मांग करते बच्चों में से कुछ ने हमें ये बताया कि राजेंद्र नगर में छात्र किस बदतर स्थिति में रह रहे हैं। यही नहीं, अपनी बात के समर्थन में सबूत दिखाने के लिए हमें अपने साथ चलने को कहा। हम भी आगे चलते गए बिना ये सोचे कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है। ये संकरी गलियां हैं राजेंद्र नगर के ब्लॉक नंबर 21 की। मैम थोड़ी सी आगे चलेंगे, मैं आपको थोड़ी सी हार्श रियलिटी दिखाना चाहूँगा राजेंद्र नगर की। जैसे आप राजेंद्र नगर के अंदर एंट्री करोगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा? चकाचौंध स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं, लेकिन उनके पीछे के अंदर जो दर्द छुपा है, किस दर्द के साथ वो पढ़ रहे हैं, वो जाके आपको जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे पता चलेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई भी एक कोना यहाँ छोड़ा नहीं गया जहाँ कोचिंग क्लासेस की होर्डिंग नहीं लगाई गई है। घरों के बेसमेंट में जहां लाइब्रेरी नहीं चलाया जा रहा है, हालांकि फिलहाल इसे मकान मालिकों ने ही डर की वजह से सील कर दिया है। मैडम हर गली में आपको 2 से 3 लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप ये देखो कि यहाँ पे गलियों में ये किस तरह की साफ सफाई के साथ हम रह रहे हैं। ये तो फिर भी बहुत साफ सफाई है। असली रियलिटी जैसे जैसे अंदर की तरफ चलोगे ना, आपको पता चलेगा कैसे। तो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस वजह से जो यहाँ पर लाइब्रेरी है वो बंद कर दी सब कुछ बंद किया हुआ है मैम। अगर ये जो इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम किया है ना, मैं ये मानता हूँ अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ पे नहीं होता है ना, तो बच्चों की जान नहीं जाती, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से लॉक बंद हो गया, गेट खुला ही नहीं, और बच्चे बाहर नहीं आ पाए, पानी अंदर जा पाए बस। और ये मतलब वहीं की नहीं, ये पूरे यहाँ पे इस इलाके में हर जगह की पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर की यही समस्या है। हर गली के अंदर आपको 1 से 2 लाइब्रेरियाँ मिलेंगी। इधर देखिए, बायोमेट्रिक कवर कर रखा है इस साइड। बायोमेट्रिक बंद है, बायोमेट्रिक और एग्जिट एक ही जगह पे है। और इसमें करीब कितने लोग? करीब 50 लोग होंगे, 50 लोग पढ़ते होंगे, 50-60 की कैपेसिटी है। सभी लाइब्रेरी तो इसको प्रोटेस्ट की वजह से सील कर दिया अभी प्रोटेस्ट की वजह से सील करके चले गए हैं। नहीं, ये सेल्फ सील किया सरकार ने। सरकार नहीं, मतलब खुद से सेल्फ डर की वजह से सील करके चले गए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तस्वीर और साफ होती चली गई। कैमरे पर छात्रों ने मजबूरी भी बताई कि कैसे वे कदम कदम पर माफिया के दलदल में फंसते चले। लाइब्रेरी यहाँ पे है, मेटावर्स ब्रांच 1 है, मेटावर्स सेम ही ओनर की लाइब्रेरी है, और दोनों में सेफ्टी कोई प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर हर गली में और बेसमेंट में लाइब्रेरी है, हर गली और बेसमेंट में लाइब्रेरी है। 2-3 लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी ये हमारा भाई सुनो, ये सब अपना बैनर पोस्टर हटा चुके हैं, इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। और ये लाइब्रेरी वाला जो दोनों मेटावर्स वाला, ये तो सबसे बेकार है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं। अभी ओनर से रूम पे सो रहे हैं मस्त एसी चला के। अपनी लाइब्रेरी अभी सब, हाँ सब वो सब पोस्टर और पैम्पलेट हटा लिए, जो आगे उनका बैनर लगता था कि ये हमारी लाइब्रेरी, ये हमारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का जो कल्चर है ना मैडम, वो स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है। और ये लाइब्रेरी जो है, इसमें कई ऐसे बच्चे जो खुद यूपीएससी एस्पिरेंट्स है और उन्होंने लाइब्रेरी खोली हुई है। क्या करे, मजबूरी उनकी भी है, पैसा घर से उनका, हाँ सर्वाइवल के लिए उनको इससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, बच्चों से कुछ पैसा आ जाता है, उससे अपना भी कुछ घर से आ जाता है, तो गुजारा कर रहे हैं वो भी। हम उनको भी गलती नहीं कर सकते। हम मैम देखो, गलतियां मेन ओनर की है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी गलती है। वो रेंट ज़्यादा लेते हैं, इसलिए लाइब्रेरी वाले क्या कर सकते हैं भाई बंधु, वो तो पढ़ने आए थे, उनका नहीं हो रहा है तो वो लाइब्रेरी ओपन कर दी। जो भी लाइब्रेरी, यहाँ के ओनर बहुत ज़्यादा बेकार हैं, उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। अभी एक लड़की ने सुसाइड किया था, ओनर ने रेंट बढ़ा दिया था 3,000, बोली आप 18,000 दो, अदरवाइज रूम वैकेट कर दो। फिर लड़की क्या कर सकती है, अपने घर पर भी नहीं बता पाएगी, उसने सुसाइड कर लिया और उसका केस दबा दिया। ये तो अभी ये मैटर हुआ, इसीलिए उसका केस ओपन हो रहा है, नहीं तो पुलिस यहाँ पे सब वही है। और इससे पहले भी काफी सारे, इससे पहले काफी सारे हो चुके हैं यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आते हैं लोग, आते हैं अपना पैसा खाएंगे चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। मतलब यहाँ पे गलियों में हर जगह बेसमेंट में लाइब्रेरी, हर मैम एक गली में 3 लाइब्रेरी है, 3 से 4 एक लाइब्रेरी हर जगह बेसमेंट में ही क्यों? हर जगह बेस मैम, फर्स्ट फ्लोर वो सिस्टम ही नहीं बना, वो ऐसा बना ही नहीं है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज इतनी है नहीं, तो जो अनकमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है अंदर की तरफ, ये रेजिडेंशियल एरिया। इनके पास बेसमेंट दिया हुआ था, पर एज अ स्टोर रूम के लिए दिया हुआ था। अब जैसे बच्चे आने लगे, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स वाला चीज़ हो गया, बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, और फिर उस हिसाब से लाइब्रेरी सेम। ये यहाँ पर क्या है अभी? ये मैम यहाँ एक बेसमेंट में लाइब्रेरी है,
अच्छा। हाँ। और अभी ये बंद क्यों है? ये अभी मतलब जो इशू चल रहा है ना प्रोटेस्ट की वजह से, इसलिए सब जितनी बेसमेंट में लाइब्रेरी है सही बच्चों ने बंद कर दी, मतलब जो ये ऑनर्स वगैरह हैं। तो और ये इसकी हालत देखिए आप, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं यहाँ, अगर अंदर कुछ हो जाता है तो बच्चे अंदर ही रह जाएंगे, कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे बच्चे कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं। यहाँ के पीजी अच्छे घरों के बच्चों से मोटी कमाई करते हैं। हमें ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी कर रही कुछ लड़कियां भी मिली जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि उन्हें इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना था। तो किसी ने सजेशंस देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। क्या नाम है आपका? Hello, my name is Arif. Okay, Arif, what are you doing now? I am a student here. I'm preparing for UPSC. अच्छा आरिफ, अभी जो इंसिडेंट हुई है वो मतलब सब देश में अब तो ये चीज़ें पता चल गई हैं, बिकॉज दिल्ली है, दिल्ली यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं एक बड़ा अधिकारी बनने। तो ये जो घटना हुई है, आपको क्या लग रहा है कि इसको रोका जा सकता था? See, we cannot like ये तो नहीं कह सकते रोका नहीं जा सकता था. We could have done better, definitely. Like ये rule out तो नहीं कर सकते कि रोका नहीं जा सकता था. See, like right now, I don't want to protest or anything. I want to cooperate with the authorities. Like I do have a few suggestions myself. Like अभी बारिश भी ये हुई, मुझे लगता है कि अब फिर कुछ दिन में देखिएगा इसी रोड में वाटर लॉगिंग फिर से होने वाली है. अभी तो उसके बाद एक बार भी बारिश हुई नहीं है. अब एक बार खुद देखें अगर 2-3 दिन में वाटर लॉगिंग होती है कि नहीं, और प्लीज़ कोशिश करें कि दोबारा ना हो, वरना अगर पानी रोड में पानी भर जाता है, बहुत सारे नेकेड वायर्स हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक्यूट हो सकता है, बहुत सारी इश्यूज़ है जिसका हमें वाकई में डर लगता है. तो प्लीज़ देखें कि ऐसा फ्यूचर में कोई इंसिडेंट ना हो, सजेशन है मेरा. दरअसल आज राजेंद्र नगर की हालत ऐसी हो गई है कि इस घटना के बाद कई बच्चे अपना सामान पैक करके या तो घर की तरफ निकल गए या फिर दूसरी जगह ठिकाना तलाश लिया. कोचिंग इंस्टीट्यूट आज बहुत पावरफुल हो गए हैं जो अब ये कहते हैं कि हम देश का कोई भी एग्जाम क्लियर करा सकते हैं. लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर बड़े कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना हुई कैसे? मरने वाले छात्र कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं, फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्या कोचिंग सेंटर में जरूरी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था? आखिर कोचिंग के बेसमेंट में अचानक इतना पानी कैसे आ गया? ये ऐसे सवाल हैं जो हम और आप कैसे साधारण या कहें तो आम लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर उन्हें शायद ही परेशान करे जो इस कोचिंग के सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं. इन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आज भले ही दूसरे एस्पायरेंट राजेंद्र नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक की सड़कों पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन विडंबना ये है कि न्याय के नाम पर इन्हें अभी तक हर ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहा है. ऐसे आश्वासन जिसके भरोसे ये आगे नहीं बढ़ना चाहते. कहते हैं सफलता का लंबा सफर कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं. इसके सहारे कितने ही छात्र अपने सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती. इस पूरी कवायद में छात्र न जाने किसके किसके हत्थे चढ़ते रहते हैं. ये बात और है कि फिलहाल तो अनियमितता के हत्थे चढ़े ये छात्र अपने लिए न्याय की तलाश कर रहे हैं.